दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी उस दौर से जुड़ी हुई है जब जर्मनी में सब कुछ नाजी पार्टी के कंट्रोल में था। वहाँ का पत्ता भी बिना हिटलर के इशारों के नहीं हिलता था। ऐसे में जोजो नाम का एक बच्चा हिटलर से इतना इंस्पायर होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। जिस उम्र में बच्चों को सही गलत की समझ नहीं होती, उस उम्र में जोजो की रगों में यहूदियों के खिलाफ खून उबल रहा था। वो पूरी तरह देशभक्त कट्टरपंथी बन चुका था। जोजो नन्ही सी उम्र में नाजी सेना में शामिल होकर हिटलर की तरह जर्मनी का शासक बनना चाहता था। यहाँ तक कि हिटलर उसका इमेजिनरी दोस्त भी बन जाता है। मगर समय के साथ जैसे जैसे जोजो बड़ा होता है, कहानी में ट्विस्ट आने लगता है। उसे जर्मनी और हिटलर के द्वारा फैलाई गई क्रूर भावना का पता चलता है। और फिर क्या होता है, ये देखकर आपकी आंखों में भी आंसू झलक उठेंगे। कहानी का नाम है जोजो रैबिट, जिसे बड़े ही मजाकिया अंदाज में परोसा है मशहूर फिल्म थॉर राग्नारॉक के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने। और ये फिल्म 6 अकादमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी थी, जिसमें से वो बेस्ट राइटिंग, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर हासिल कर चुकी है। दोस्तों, ये वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का, जब नाजी सेना का डंका चारों तरफ बज रहा था। हिटलर का नाम सुनकर बड़े बड़े शासक कांप जाया करते थे, परंतु धीरे धीरे हिटलर पर उसी का वार भारी पड़ रहा था और उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से जर्मनी में हमेशा खौफ का माहौल बना रहता था और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच हमें 10 साल का नन्हा बच्चा जोजो दिखाया जाता है, जो अपने पिता की ही तरह हिटलर की नाजी सेना में शामिल होकर बहुत बड़ा शासक बनना चाहता था। जोजो के दिल में हिटलर की छवि ऐसी थी मानो वो उसका हीरो हो। जोजो कुछ भी सुन सकता था, लेकिन हिटलर के खिलाफ एक भी शब्द उसे बर्दाश्त नहीं था। इसलिए वो अपने दोस्त यॉर्की के साथ हिटलर के युद्ध कैंप में जाता है, जिसे कप्तान क्लेंजेनडॉर्फ और सेकंड इन कमांड पिंकल चलाया करते थे। जोजो इस कैंप का बेस्ट नाजी बनना चाहता था, मगर एक दिन उसके मासूम से दिल के आगे सबसे खतरनाक इम्तिहान आ जाता है। दरअसल जोजो के कुछ सीनियर एक दिन उससे एक खरगोश मारने के लिए कहते हैं। वो देखना चाहते थे कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला जोजो युद्ध में आखिर अपने दुश्मनों का सफाया कैसे करेगा। मगर जोजो तो ठहरा एक बच्चा, आखिर वो किसी बेकसूर को अपने हाथों से कैसे मार सकता है। उस बेचारे की उम्र ही कितनी थी, मात्र 10 साल, और इतनी सी उम्र में किसी बेकसूर का खून बहाना उसके लिए कहीं से सही नहीं था। जोजो उस खरगोश को मारने की बजाय वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और हंसी हंसी में उसका नाम जोजो रैबिट रख देते हैं। अब ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हमारी इस कहानी का नाम जोजो रैबिट कैसे पड़ा। जोजो जंगल में भागते भागते कैंप से काफी दूर पहुंच जाता है और खाली पड़ी एक जगह पर बैठकर सुस्ताने लगता है। तभी उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर वहां आ जाता है और उसे काफी प्रोत्साहन देते हुए कहता है कि इस संसार पर हर जीव अलग है, उसकी क्वालिटीज अलग हैं। रैबिट की भी अपनी अलग क्वालिटीज हैं और तुम्हारे अंदर भी जो क्वालिटी होगी वो सबसे काफी अलग होगी। तुम कैंप में मौजूद सभी बच्चों से काफी अलग हो। तुम वो चिंगारी हो जिसे आग बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए आज जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें उनके पास जाकर अपने अंदर की वो ज्वाला दिखानी चाहिए। हिटलर की बातें सुनकर जोजो जोश में आ जाता है और वापस अपने कैंप की तरफ दौड़ते हुए जाता है। कैंप में कप्तान क्लेंजेनडॉर्फ बाकी बच्चों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी जोजो जोश में आकर उसे कैप्टन के हाथ से छीनकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो गलती से पेड़ से टकराकर उसके पास ही आकर फट जाता है। इस हादसे में जोजो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पर उसके सर पर हल्की चोटों के साथ उसके हाथ पैर भी जख्मी हुए थे। ऊपर वाले की कृपा से जोजो बच गया था, लेकिन उसकी इस करतूत की वजह से कैप्टन क्लेंजेनडॉर्फ का मानो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया था। जोजो की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है। जोजो घर में काफी उदास रहने लगता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं किया। मगर एक माँ से उसके बच्चे का दर्द आखिर कैसे देखा जा सकता है, इसलिए उसकी माँ रोजी कप्तान क्लेंजेनडॉर्फ के पास जाकर जोजो को दोबारा सेना का हिस्सा बनाने के लिए मना लेती है। अब चूंकि जोजो के पैर में थोड़ी बहुत चोटें लगी थी और उस ग्रेनेड कांड की वजह से कप्तान जोजो को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसे सेना के छोटे मोटे काम जैसे कि डाकघर जाना और चीटियों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन जब जोजो किसी काम से घर की ऊपरी छोर पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक अनोखा दरवाजा मिलता है, जो कि किसी तरह का खुफिया कमरा नजर आ रहा था। जोजो बड़ी ही उत्सुकता से उसे खोलता है और दरवाजा खोलते ही जो उसे दिखाई देता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। असल में दोस्तों, उस कमरे में एल्सा नाम की एक लड़की छुपी हुई थी, जिसके पीछे हिटलर की नाजी सेना हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि
वो लड़की यहूदी थी और उस समय यहूदियों को नाजी का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। यहूदियों के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे थे, उन्हें घर से निकालकर जिंदा जला दिया जाता था। ऐसे में एल्सा जोजो को बताती है कि वो एक यहूदी है और उसकी माँ ने ही उसे वहाँ पर छुपा के रखा है, और अगर वो ये बात किसी को बताएगा तो सीक्रेट स्टेट पुलिस के लोग उसके साथ साथ उसकी माँ को भी गद्दारी के इल्जाम में चौराहे पर ले जाकर जिंदा लटका देंगे। दोस्तों, ये वो समय था जब जर्मनी में हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना या उसके विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देने की सजा सिर्फ मौत थी। जोजो की माँ रोजी एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला थी। वो जानती थी कि इस जंग में यहूदियों का कोई कसूर नहीं है और हिटलर की तानाशाही की वजह से देश बर्बादी के करीब जा चुका है। इसलिए वो हिटलर के शासन को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ हर मुमकिन हथकंडे अपना रहे थे। हालांकि अपनी माँ की इस सच्चाई से जोजो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। जोजो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी माँ ने एक यहूदी को अपने घर में क्यों छुपा कर रखा है। वो हैरान था कि जहाँ नाजी सेना में यहूदियों को उनका सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा था, आखिर में उसकी माँ ने एक यहूदी को अपने घर में क्यों सहारा दिया था। वहीं जब रोजी घर वापस आती है तो वो चुपके से एल्सा के पास जाती है तो उसका पूरा ख्याल रखती है। दरअसल दोस्तों, एल्सा रोजी की बेटी की दोस्त है जो उसी के साथ पढ़ा करती थी, मगर यहूदी होने के कारण नाजी सेना ने एल्सा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अब चूंकि रोजी की बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए रोजी एल्सा में ही अपनी बेटी को देखती है और उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। रात में खाने के दौरान जोजो को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे अब आपके साथ रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ, काश वो आपकी जगह होते। जोजो की बातें सुनकर रोजी को काफी अजीब लगता है और अपने बेटे को मनाने के लिए वो उसके पापा के किरदार में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं अभी जंग में गया हुआ हूँ, तुम्हें अपनी माँ को संभालना है। रोजी को पता था कि हिटलर की इस नासमझी की वजह से जर्मनी कितना बर्बाद हो रहा है। वो जानती थी कि हिटलर का हर एक कदम जर्मनी को तबाही की ओर ले जा रहा है, मगर वो ये सब बात करके अपने नन्हे जोजो का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं रोजी को पता था कि जोजो अभी जिस उम्र में है उसे ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए उसे बड़ा होना जरूरी है, जिसके बाद वो खुद ब खुद सही और गलत के बीच का फर्क जान जाएगा। उधर जोजो एल्सा के बारे में किसी को भी ना बताने का फैसला करता है, लेकिन उसके बदले एल्सा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि बचपन से ही उसे ये बताया गया था कि यहूदी राक्षस होते हैं और उनकी जान लेना ही यहूदियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए अब जोजो यहूदियों के बारे में और अधिक जानना चाहता है, उनके बारे में किताब लिखना चाहता है और इसमें वो एल्सा की हेल्प लेता है। बातों ही बातों में एल्सा जोजो को अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पूरे परिवार को हिटलर की सेना ने मार दिया, लेकिन उसका मंगेतर अभी भी बचा हुआ है, जो कि यहूदियों के पक्ष से हिटलर के खिलाफ जंग में है। जंग जीतने के बाद वो आएगा और मुझे अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। साथ ही साथ वो अपने मंगेतर के फेवरेट पोइट के बारे में बताती है, जिसकी कविताएं सुनाकर वो उसे खुश किया करता था। जोजो एल्सा के बारे में सुनकर उससे बदला लेने की सोचता है और कुछ किताबों की मदद से एल्सा के मंगेतर के नाम से एक खत लिखता है, जिसमें उसने एल्सा को लिखा था कि अब वो हिटलर की आर्मी सेना के साथ हो चुका है और यहूदियों के खिलाफ जंग में लड़ाई लड़ रहा है। वो अब उससे प्यार नहीं करता और अपने सारे रिश्ते और नाते उससे तोड़ रहा है। ये सुनकर एल्सा काफी उदास हो जाती है, जिसे देखकर जोजो उसके लिए एक नया खत लिखता है और बताता है कि वो तो उससे मजाक कर रहा था। दोस्तों, यही तो एक बच्चे की खासियत होती है, जिनका किरदार मिट्टी की तरह होता है, जो धूप में पड़ते ही सख्त हो जाते हैं और पानी में छिड़काव के बाद उसकी तरह बहने लगते हैं। जोजो अब रोजाना एल्सा के पास यहूदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाता था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे और उनकी दोस्ती पक्की होने लगती है। एक तरफ जहां जोजो और एल्सा पक्के दोस्त बन रहे थे, वहीं अब जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर उससे नाराज होने लगता है। हिटलर जोजो से कहता है कि एल्सा एक राक्षस यहूदी है, जिसे जल्द से जल्द मारना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मगर जोजो को हिटलर की बातों पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं रह गया था और वो हिटलर को बताता है कि नहीं, एल्सा बिल्कुल भी राक्षस जैसी नहीं दिखती, वो तो बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों बाद कप्तान जोजो को शहर के रास्ते में पड़े स्क्रैप को उठाने का काम सौंपते हैं और जब वो ये काम कर रहा होता है तो अपनी माँ रोजी को देखता है, जो रास्ते में किसी तरीके का नोट छोड़ रही होती है। जोजो अब उस पर्चे में लिखे शब्दों को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
उसमें लिखा था फ्री जर्मनी, यानी कि जर्मनी को आजाद किया जाए, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि रोजी जर्मनी को हिटलर से आजाद करवाना चाहती थी। वो मार रहे मासूम यहूदियों की जान बचाना चाहती थी, जिसका नाजी सेना की नजर में साफ साफ मतलब था देशद्रोह। पहले तो एल्सा और अब अपनी माँ के इस सच को जानने के बाद जोजो को काफी चिंता होने लगी थी। तभी उसका दोस्त यॉर्की उसके पास आता है, जो अब हिटलर की नाजी सेना का सदस्य हो चुका था। यॉर्की जोजो को बताता है कि जंगल में हमारी सेना ने कुछ यहूदियों को पकड़ा है, लेकिन वो देखने में कहीं से भी शैतान की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि वो हमारी तरह इंसान हैं। अब जोजो के दिमाग से हिटलर की सिखाई गई सारी बातों से पर्दा उठ रहा था। वो भागकर सीधे घर जाता है और एल्सा से पूछता है कि क्या कभी नाजी और यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, जिस पर एल्सा उसे बताती है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम दोनों भी तो दोस्त ही हैं, और देखो कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं है। बस मैं कुछ दिनों से नहाई नहीं हूँ, इसलिए बदबूदार और गंदी लग रही हूँ। इसके बाद जोजो एल्सा को नीचे लेकर जाता है जहाँ वो स्नान करती है। इस बीच बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों ही कांप जाते हैं और गेट के बाहर झांकने पर जोजो को हिटलर की नाजी सेना के सीक्रेट पुलिस की टीम दिखाई देती है। दोस्तों, ये हिटलर की स्पेशल टीम होती है जो उन लोगों के घर की तलाशी लेती है जिन पर उन्हें शक होता है। घर के अंदर दाखिल होती सीक्रेट टीम को देखकर जोजो के तो भाव बदल जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर इन्हें आज यहाँ पर एल्सा मिल गई तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। इतने में वहाँ पर कैप्टन क्लेंजेनडॉर्फ आ जाते हैं और सीक्रेट टीम के अधिकारी को बताते हैं कि जोजो उनका आदमी है। इस पर एक अधिकारी जोजो से हिटलर की सेना की निशानी वाले उस चाकू के बारे में पूछता है, जो कि जोजो के पास नहीं था। इसी बीच एल्सा वो चाकू लेकर नीचे आ जाती है और हिटलर की सेना की तरह सबको सलाम करते हुए चाकू अपने पास होने की बात कहती है। एक अधिकारी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर एल्सा उन्हें बताती है कि वो जोजो की बड़ी बहन है। और जब कैप्टन उससे उसका डॉक्यूमेंट दिखाने को कहते हैं तो वो उन्हें जोजो की मरी हुई बहन का डॉक्यूमेंट सौंप देती है, जिसमें उसकी फोटो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही होती। कैप्टन क्लेंजेनडॉर्फ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एल्सा से जोजो की बहन का डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। एल्सा उन्हें वो तारीख बताती है और जब कैप्टन उसे मैच करते हैं तो कुछ ना कहकर शांति से वहाँ से निकल जाते हैं। सीक्रेट पुलिस के घर के बाहर निकलते ही जोजो की मानो सांसें वापस आ गई हों। उसे लगा बला टल गई, मगर एल्सा का चेहरा कुछ और बयां कर रहा था। वो शायद समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ उसने बतौर जोजो की बहन बनकर कैप्टन क्लेंजेनडॉर्फ को बताई थी वो गलत थी। एल्सा को लग रहा था कि अब कुछ बेहद ही भयानक होने वाला है। सीक्रेट पुलिस के लोग भले ही वहाँ से चले गए हों, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जोजो एल्सा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। उसे बताता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो कैप्टन तुम्हें जरूर पकड़ लेते, मगर मायूस बैठी एल्सा जोजो को समझाती है कि नहीं, कुछ इससे भी बुरा होने वाला है और वो सब जरूर वापस लौटकर आएंगे। नाजी सेना का सबसे बड़ा हमदर्द और हिटलर का सच्चा सिपाही नन्हा जोजो इन हालातों को देखकर इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहूदी सही हैं या फिर नाजी। जैसे एक बच्चा अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क नहीं समझ पाता, ठीक उसी तरह जोजो भी यहूदी और नाजीज के बीच हुई इस रंजिश में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत। सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है, जब जोजो रोजाना की तरह नाजी सेना का पोस्टर बांटने में लगा हुआ था। तभी उसे फंदे पर लटकी एक औरत नजर आती है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। जी हाँ, वही माँ जिसने उसके मासूम से उतरते चेहरे के लिए पूरी दुनिया एक कर दी। कभी भी उसे पिता की कमी खलने नहीं दी और हर छोटे बड़े काम में उसको प्रोत्साहित किया। आज वो उसके साथ नहीं थी। उसे यहूदियों के साथ मिलकर गद्दारी के जुर्म में इसी नाजी सेना ने सूली पर चढ़ा दिया, जिसके लिए बेचारा जोजो अपना खून का कतरा कतरा बहाने को तैयार था। जोजो के पिता पहले से ही उससे काफी दूर जा चुके थे और अब माँ के दूर जाने के बाद वो इस दुनिया में अकेला पड़ चुका था। वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं एल्सा को समझता है और घर आकर उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, मगर जोजो एक बेकसूर खरगोश को मौत के घाट नहीं उतार पाया। वो एल्सा को आखिर कैसे मार सकता था। लावारिस एल्सा को जोजो का दर्द समझ में आ जाता है, क्योंकि हिटलर के इसी अत्याचार की वो खुद भी शिकार हो चुकी है। एल्सा जोजो को एक छोटे भाई की तरह समझाते हुए बताती है कि उसके पिता भी नाजी सेना के हाथों यहूदियों की मदद करने की वजह से कब के मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो तुमसे ये बात हमेशा छुपा कर रखी, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम सही और गलत का फर्क उम्र के साथ समझो और खुद अच्छे बुरे का फैसला करो। ये सब जानने के बाद जोजो की आंखें खुल जाती हैं। उसकी नजर में हिटलर अब पहले जैसा हिटलर नहीं बल्कि एक खूनी बन चुका था। यहाँ तक कि जिस नाजी सेना का कमांडर बनकर वो जर्मनी की सेवा
सेवा करना चाहता था। अब उसका नाम सुनकर भी उसका खून खौल रहा था। अगले दिन जोजो उसका दोस्त यॉर्की से मिलता है, जो उसे बताता है कि शहर में खतरों का बादल छाया हुआ है। अमेरिका की सेना किसी भी समय जर्मनी में धावा बोल सकती है और हिटलर को तो उन्होंने कब का ठिकाने लगा दिया है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी जर्मनी में हमला हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नाजी सेना के सैनिक अपना अपना मोर्चा संभालते हैं। जहां एक महिला अधिकारी बच्चों को जंग में लड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही थी और उनको हथियार देकर लड़ने के लिए कह रही थी। वो जोजो को भी एक नाजी कोट पहना देती है ताकि उसे कोई अपना मार ना दे। मगर चूहे बिल्ली का ये खेल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और अमेरिका जर्मनी पर कब्जा कर लेती है। नाजी सेना ने हथियार डाल दिया था। सभी को ठीक उसी तरह बंधक बना लिया गया जैसे कि यहूदियों को हिटलर ने बनाया था। एक अमेरिकी सैनिक जोजो को भी पकड़कर सभी नाजी कैदियों के बीच में बैठा देता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जोजो ने हिटलर की सेना का कोट पहना था। जोजो के नजदीक में बंधक बने बैठे कैप्टन क्लेंजेनडोर्फ उसे देखते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो सच्चाई के साथ खड़ी रही और उन्होंने जर्मनी को बचाने का पूरा प्रयास किया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से अपने घर जाने की जरूरत है। जिसके बाद बेहद ही गुस्से में क्लेंजेनडोर्फ जोजो का कोट उतार देते हैं और उस पर थूककर उसे यहूदी का बच्चा बताते हुए वहाँ से भागने को कहते हैं। क्लेंजेनडोर्फ की बातें सुनकर अमेरिकी सैनिक को लगता है कि उन्होंने गलती से जोजो को पकड़ लिया, जो कि कोई यहूदी है, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर रास्ते में फेंक देते हैं। जिसके बाद जोजो अपने घर चला जाता है, मगर वहाँ मौजूद बाकी नाजी के सैनिकों को तुरंत ही गोलियों से भून डालते हैं। ये सीन देखकर जोजो काफी डर जाता है। वो सीधे आकर एल्सा को बताता है कि नाजी सेना जंग जीत चुकी है और अमेरिका एलियंस हार गई, इसलिए तुम्हें पूरी जिंदगी यही रहना पड़ेगा। ये खबर सुनने के बाद एल्सा का मुंह उतर जाता है क्योंकि ये जंग उसकी आजादी की आखिरी उम्मीद थी। दरअसल दोस्तों, जोजो एल्सा को काफी पसंद करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि माँ के जाने के बाद अब इस दुनिया में एल्सा भी उसको छोड़ दे। हालांकि एल्सा की मासूमियत को देखकर जोजो को तरस आ जाता है और उसे खुश करने के लिए एक बार फिर से उसके मंगेतर का एक झूठा खत लिखता है। इस खत में जोजो लिखता है कि डियर एल्सा, अभी मैं पेरिस में हूँ। यहाँ सब कुछ बेहद ठीक है और मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जंग के खत्म होते ही मैं तुम्हें वहाँ से वापस लेने आऊंगा। एल्सा को खुश करने के लिए जोजो ने ये खत तो लिख दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एल्सा ने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया है। दरअसल दोस्तों, एल्सा का मंगेतर कब का मर चुका था, लेकिन उसे जोजो का इस तरह खत लिखना बेहद पसंद था, इसलिए उसने इस बात को अब तक छुपाई थी। परंतु अब वो जोजो को ये झूठे खत लिखना बंद करने को कहती है और बताती है कि उसके मंगेतर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में जोजो को अब और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। जोजो एल्सा के सामने अपने दिल की बात रखता है और कहता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। और जवाब में एल्सा कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक भाई की तरह। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। इसके कुछ समय बाद जोजो नीचे जाता है और उसे उसका वही ख्वाबों का दोस्त हिटलर मिलता है और कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम एक यहूदी लड़की की मदद कर रहे हो, उसको तुरंत ही मार दो। इस पर जोजो हिटलर पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि तुमने अब तक पूरे देश को बर्बाद करके रखा है। यहूदी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भी हम सभी की तरह इंसान हैं। जिसके बाद जोजो अपने उस इमेजिनरी हिटलर के पिछवाड़े पर एक लात मारकर उसे विंडो से बाहर कर देता है। जोजो और एल्सा घर के बाहर आते हैं, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को रोड पर मंडराते देखकर एल्सा को ये समझने में देर नहीं लगती कि अमेरिकियों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है और वो जंग जीत चुके हैं। अब क्योंकि जोजो ने उसे झूठ बोला था, इसलिए वो उसे एक प्यार भरा थप्पड़ मारती है, मगर उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि जोजो ने ये झूठ आखिर किस लिए बोला था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और आजादी की इस हवा में खुशी खुशी नाचने लगते हैं, क्योंकि अब दोनों आजाद हो चुके थे। इस नए देश में, इस नई हवा में कोई किसी का दुश्मन नहीं था। यहाँ सिर्फ एक ही नाता था और वो था इंसानियत का नाता। जिसके बाद ये कमाल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।